हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय education.com कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रयागराज में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में मगध का उत्कर्ष जो टॉपिक था उसको ख़त्म कर चुके थे। अब हम लोग आज देखेंगे विदेशी आक्रमण, और विदेशी आक्रमण से पहले एक वंश और बचा हुआ है नंद वंश, उसकी हम चर्चा कर लेंगे। कारण यह है कि जब भारत पर सिकंदर यानी यूनानियों का आक्रमण हुआ था तो उस समय मगध का जो शासक था वो नंद वंश का शासक घनानंद ही था। और इसके पहले महापद्मनंद नंद वंश का शासक होता है, उसके विषय में भी एक दो सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम उसको भी देखेंगे। फिर आएंगे हम विदेशी आक्रमण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश की भी वीडियो आपको मिल रही है, मैथ्स की भी मिल रही है, जीएस की भी मिल रही है, और जल्दी ही आपको हिंदी और रीजनिंग भी मिल जाएगी। आपका यूपी ट्रिपल एससी एसएससी मतलब कहने का हर वनडे एग्ज़ाम हम लोग कवर कर रहे हैं। और आप लोग भी सहयोग करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोगों का हौसला बढ़ाते रहिए। और बाकी हम लोग तो अपने काम में लगे हुए ही हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा सब लोग, नंद वंश। नंद वंश नंद वंश का संस्थापक जो महान माना जाता है वो महानंदी माना जाता है। यदि आपसे वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो आप वास्तविक संस्थापक बताइएगा महापद्मनंद को। महापद्मनंद को वास्तविक शासक इसीलिए माना गया कि नंद वंश का विकास या नंद वंश के साम्राज्य का विस्तार महापद्मनंद के ही समय में हुआ। महापद्मनंद को भारतीय इतिहास में पहला ऐसा शासक है जिसे एक राट की उपमा दी गई है। अब ये एक राट क्या है, इसको जानने और समझने के लिए आपको वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल वाली वीडियो देखना होगा, जहाँ पे हमने सम्राट, स्वराट, विराट, भोज और जो चारों दिशाओं की विजय प्राप्त कर लेता है उसे एक राट कहा जाता है। तो एक राट की उपमा भारतीय इतिहास में पहला ऐसा शासक है महापद्मनंद, उसको दी गई है। आगे बढ़िएगा। महापद्मनंद कहता है और पाणिनि भारत के, आपको पता है कि पहले व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। पहले व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक पहली है उसको कहा जाता है अष्टाध्यायी। आप सोचिए, यदि भारत का पहला व्याकरणाचार्य या व्याकरण पाणिनि को माना जाता है तो जो उनकी अष्टाध्यायी नामक पुस्तक है वह भारत की पहली व्याकरण की पुस्तक मानी जाती है। उसके बाद पतंजलि आएंगे, पतंजलि उस पर टीका लिखते हैं। लेकिन हाँ, पाणिनि के विषय में ये पूछा जाए कि वो किसके समकालीन थे तो आप बताइएगा महापद्मनंद के, उनकी पुस्तक का नाम। आगे बढ़ते हैं। महापद्मनंद के विषय में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से। यहाँ एक बात समझने की ये है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का उत्कीर्णकर्ता जो है या जिसने इसे बनवाया था वो महापद्मनंद नहीं था, वो था खारवेल। और खारवेल चेद वंश का शासक था, जिसे उल्का शासक भी कहा जाता है। उल्का क्यों कहा जाता है हम आगे उस चैप्टर में आएंगे तो देखेंगे। जो खारवेल था इसकी सत्ता थी मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्यों के इतर, मौर्यों के पश्चात इसकी सत्ता थी।
कलिंग का शासक था और इसने कलिंग पर शासन करने के दौरान हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख से न केवल खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है बल्कि इससे महापद्मनंद के विषय में भी जानकारी मिलती है। महापद्मनंद के विषय में तो क्या जानकारी मिलती है महापद्मनंद के विषय में? 2-3 लाइन में हम इसको देख लेते हैं। पहला ये है कि कलिंग पर आक्रमण करने वाला, देखिए भारतीय इतिहास वो भी प्राचीन इतिहास में कलिंग बड़ा फेमस एक राज्य था। और कलिंग पर जब हम आक्रमण की बात करते हैं तो हमारे आपके दिमाग में सीधे आता है अशोक, लेकिन दोस्तों नहीं, मगध का शासक महापद्मनंद ऐसा था जिसने कलिंग पर पहले आक्रमण किया था। इसलिए जब कभी ये सवाल पूछा जाए या पूछा भी गया एग्जाम में कि मगध का वह कौन सा पहला शासक था जिसने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो आप महापद्मनंद बताइएगा, अशोक नहीं। अशोक दूसरा शासक है मगध का जिसने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो कलिंग पर आक्रमण का साक्ष्य मिला कहाँ से? हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग पर आक्रमण का साक्ष्य मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। अब सवाल ये है कि कलिंग पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से या किन कारणों से महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था? तो उद्देश्य ये था कि महापद्मनंद जैन धर्म का पोषक था, जैन धर्म का मानने वाला था। और उसे यह पता चलता है कि कलिंग में जिनसेन की प्रतिमा है, जिनसेन की प्रतिमा। तो इसी जिनसेन की प्रतिमा को प्राप्त करने के उद्देश्य से महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से पहली जानकारी यह प्राप्त होती है। आगे हम खारवेल जब पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ हम आपको ये बताएंगे कि फिर खारवेल भी दोबारा मगध पर आक्रमण करता है। किस लिए? वही जिनसेन की प्रतिमा वापस लेने के लिए। लेकिन यह कम से कम 200-300 साल बाद का इतिहास है। लेकिन हाँ, कलिंग पर आक्रमण कर जिनसेन की प्रतिमा महापद्मनंद ने उठा लाया कहाँ पे? मगध में। दूसरा हाथी गुम्फा अभिलेख से जो जानकारी मिलती है महापद्मनंद के विषय में वो यह है कि महापद्मनंद ने नहर का निर्माण करवाया था। नहर का निर्माण, कैनल। तो नहर का जो निर्माण करवाया था उस नहर का नाम है तनशूल नहर। भारतीय इतिहास में नहरों का एक लंबा इतिहास है। जब आप आएंगे तुगलक वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पे नहरों से खूब सवाल बनते हैं। लेकिन हाँ, ये पहला ऐसा साक्ष्य है इतिहास में प्रत्यक्षतः जो नहर का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है। उस नहर का नाम था तनशूल नामक नहर और इस नहर का निर्माण महापद्मनंद ने करवाया था, जिसका साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अब बाकी महापद्मनंद के विषय में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हो गई हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं नंद वंश के अंतिम शासक के। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसे उस घनानंद को माना जाता है। और घनानंद एक अयोग्य, कायर और अत्याचारी शासक भी माना जाता है। तो आप लोग घनानंद को बस इस तरीके से याद रखिएगा कि घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वह घनानंद था। घनानंद ने अपनी प्रजा पर अत्यधिक कर लगाया था, जिससे उसकी प्रजा उससे नाराज थी। और इसी नाराजगी का फायदा 322 ईसा पूर्व में उठाते हैं कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, या उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों मिलकर 322 ईसा पूर्व में घनानंद को पराजित करते हैं और घनानंद की हत्या करते हैं। और उसके पश्चात मगध पर एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसको कहा जाता है मौर्य वंश।
तो कहने का आशय ये है कि मौर्य वंश की जो सत्ता प्रारंभ होती है वो 322 ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है। अब एक दो चीज़ें और घनानंद के विषय में जाननी है। मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि हम नंद वंश पढ़ने के पश्चात हम विदेशी आक्रमणों पर फोकस करेंगे। तो 322 आपको पता है कि ईसा पूर्व उल्टा चलता है या उल्टा लिखा जाता है, तो 322 से पहले एक डेट आएगी 326 ईसा पूर्व। तो इसी 326 ईसा पूर्व में यूनानियों का आक्रमण होता है और इन यूनानियों में सबसे पहला आक्रमण जिसका होता है वो है सिकंदर का, जो यूनान के मकदूनिया प्रांत का निवासी था। तो कहने का आशय यह है कि जब पश्चिमोत्तर सीमा पर सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उस समय मगध का शासक कौन था, तो आपको बताना होगा घनानंद था, न कि चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके साथ साथ घनानंद भी जैन धर्म का अनुयायी था और मैंने आपको जैन धर्म पढ़ाते समय बताया था कि भद्रबाहु घनानंद के भी धार्मिक गुरु थे और जब घनानंद की सत्ता या वह स्वतः मिट जाता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है, तो यही भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के भी धार्मिक गुरु बनते हैं। तो इतनी चीज़ें आप घनानंद के विषय में जानते रहिए। हाँ, लेकिन अब हमको आगे बढ़ना है इसी आक्रमण को लेकर जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो चलिए आप लोग हेडिंग लगाइएगा विदेशी आक्रमण, न कि सिकंदर का आक्रमण। क्यों आपको आगे समझ में आ जाएगा क्यों मैंने विदेशी आक्रमण हेडिंग में लगवाया, सिकंदर का आक्रमण नहीं। तो हेडिंग लगा लीजिए सब लोग, विदेशी आक्रमण। देखिए, भारत की धरती कुछ ऐसी रही है जो प्राचीन काल से ही विदेशी आक्रांताओं को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। इसीलिए आप लोग थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि प्राचीन काल से ही यहाँ पर ईरानी, हखामनी, यूनानी, शक, कुषाण, पहलव, उसके बाद हुण, फिर उसके बाद तो फिर तुर्कों का आक्रमण जब स्टार्ट होता है तो हर तरीके से, और आज भी आक्रमण हो ही रहे हैं। अभी आतंकवादियों का देश में घुस जाना, हाँ, ये भी तो एक आक्रमण के तरीके ही है। तो चलिए हम विदेशी आक्रमण स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही हम विदेशी आक्रमण की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला सवाल ये बनता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो विदेशी आक्रमण था, आक्रमणकारी, उसको कहा जाता है साइरस द्वितीय। कहाँ का था? वह एक ईरानी था। ईरानियों को हखामनी भी कहा जाता है। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों या हखामनियों का हुआ और यदि शासक पूछा जाए तो आपको बताना होगा साइरस द्वितीय। लेकिन यहाँ पर हमको सवाल की भाषा समझनी होगी कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। यदि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए पहला आक्रमण तो आप साइरस द्वितीय बताइएगा, लेकिन साइरस द्वितीय भारत पर आक्रमण तो किया लेकिन वह पराजित हुआ, उसे वापस जाना पड़ा। इसके पश्चात हाँ, आप सन पूछेंगे तो उसके सन के विषय में जानकारी का अभाव है। लेकिन जो अगला आक्रमण होता है वो होता है 516 ईसा पूर्व में, और यह जो आक्रमण 516 ईसा पूर्व में होता है ये पहला सफल आक्रमण है। पहला सफल आक्रमण है। और यदि हम टोटल की बात करें, कुल की बात करें, तो भारत पर यह विदेशियों का दोस्तों दूसरा आक्रमण था। तो ये पहला सफल आक्रमण वो भी ईरानी ही है, वो भी हखामनी है, जिसको कहा जाता है डेरियस प्रथम। किसी किताबों में इसी का नाम दारा प्रथम भी आपको मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।
तो दूसरा आक्रमण डेरियस प्रथम का, लेकिन पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम का। अब मैंने बताया कि पहले आक्रमण की डेट मिलती है नहीं मिलती है, जबकि दूसरे आक्रमण की डेट मिलती है। क्यों, कैसे मिलती है, इसका कोई स्रोत होगा। तो दोस्तों, इतिहास के पितामह माने जाते हैं हेरोडोटस, और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। तो इसी हिस्टोरिका पुस्तक में हेरोडोटस लिखते हैं कि 516 ईसा पूर्व में ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर आक्रमण किया और उस पश्चिमोत्तर प्रांत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और डेरियस प्रथम के साम्राज्य में कुल 19 प्रांत थे। जब उसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीता और उसे अपने साम्राज्य में मिलाया, तो उसे 20वां प्रांत के रूप में मिलाया, यानी 20वें प्रांत के रूप में शामिल किया। ये हो गए आपके 2 आक्रमण। अब जब हम तीसरे आक्रमण की बात करते हैं, तो तीसरा आक्रमण हुआ है दोस्तों यूनानियों का। तीसरा आक्रमण यूनानियों का, और यूनानियों में सर्वप्रथम आने वाला कौन था, वो था सिकंदर। तो अब आप लोग हेडिंग सब लोग लगाइए, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। मैं इसलिए विदेशी आक्रमण शुरुआत में हेडिंग डलवाया था आप लोगों से, ताकि हम पहले के 2 आक्रमण कवर कर लें, क्योंकि ये सवाल हमेशा वनडे एग्जाम में सिकंदर के आक्रमण से अधिक पहला और दूसरा आक्रमण पूछा गया है। आप लोग अनुसार पेपर पलटे होंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए हेडिंग अब लगाइए सब लोग, सिकंदर का आक्रमण। और सिकंदर के आक्रमण को आप बेहतर तरीके से समझिए। मैं उम्मीद यही करता हूं, अगर आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार में याद होगा। क्योंकि आप जब समझेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग तक जाएंगी। चलिए हेडिंग लगाइए, सिकंदर का आक्रमण। हमारे कुछ साथी कमेंट करते हैं, उनको कहना ये कि सर क्या ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी आपका ये लेक्चर उपयोगी है? बिल्कुल उपयोगी है, क्योंकि इतिहास ही हम पढ़ा रहे हैं और टीजीटी पीजीटी में इससे अलग इतिहास नहीं पूछा जाता है, उनके लिए भी उपयोगी है और बाकी हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि कौन कौन ये वीडियो देख रहा है, सब लोग देखिए, सबके लिए उपयोगी है। और कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि बाकी जीएस की क्लासें सब होंगी। अब हर सब्जेक्ट, जीएस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, यहाँ तक कि करंट भी, पर्यावरण भी और यूपी स्पेशल, ये सारी चीज़ें आपको एक करके की जाएंगी। अब समय की अपनी सीमाएं होती हैं, अब एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो चलिए सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर यूनान में पैदा हुआ। वह यूनान के मकदूनिया प्रांत का निवासी था। पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। फिलिप द्वितीय। पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के पश्चात उसने यह प्रतिज्ञा किया कि हमको विश्व विजय करनी है, यानी संपूर्ण विश्व पर उसका अपना आधिपत्य जमाने की उसने प्रतिज्ञा की। तो यही विश्व विजय का सपना लेकर वह यूनान से चला और दुनिया के कई देशों को रौंद डाला और इसी क्रम में वह 326 ईसा पूर्व में भारत पहुंचता है। तो भारत पर सिकंदर का आक्रमण, भारत पर सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में होता है। अब देखिए सवाल ये है कि भारत, आपसे पूछा जाए कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, तो आप बताइएगा विश्व विजय का सपना लेकर साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से।
326 ईसा पूर्व में उसने आक्रमण किया। अब आक्रमण से पहले या आक्रमण के समय भारत की भौगोलिक स्थिति या भारत की राजनैतिक स्थिति क्या थी, हम इसको देखते हैं। अभी हम नंदवंश पढ़ाते समय आपको बता ही दिए कि उस समय मगध का शासक तो घनानंद था, लेकिन पश्चिमोत्तर प्रांत पर कौन था। तो दोस्तों हम एक मैप बनाते हैं और उस मैप के माध्यम से आपको बताते हैं कि उन दिनों भारत की राजनैतिक स्थिति क्या थी। देखिए ये कुछ आज का भारत है और जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय भारत का मैप कुछ यूं था। ठीक, आपको पता है कि यहाँ से यानी कि भारत के पूर्व से तिब्बत के क्षेत्र से एक नदी बहती है जो जाके अरब सागर में गिरती है, जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी। तो जिस समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, उस समय सिंधु और झेलम नदी के बीच आम्भी का साम्राज्य था। दूसरा पॉइंट समझिएगा, झेलम जिसे उन दिनों बितस्ता कहा जाता था, झेलम और चिनाब नदी के बीच, चिनाब को दोस्तों उस समय आस्किनी कहा जाता था। ये चीजें हमने आपको वैदिक काल वाली वीडियो में बताया है। तो बितस्ता और आस्किनी नदी के बीच जो साम्राज्य था वो पोरस का था। और अब इस तरीके से देखें, अगर हम इसे सिंधु नदी मान लेते हैं और इसे हम झेलम मान लें और इसे हम चिनाब मान लें और इधर हम ब्यास मान लें। हम ब्यास की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल। तो कहने का आशय ये है कि जो पहला भाग आपको ये दिख रहा है ये था आम्भी का, दूसरा जो दिख रहा है वो था पोरस का। सिकंदर भारत पर आक्रमण पश्चिमोत्तर क्षेत्र से करता है, इस रास्ते से। तो भौगोलिक स्थिति आप देखकर मैप में ये बता सकते हैं कि पहले किसका साम्राज्य पड़ेगा। तो सिकंदर के आक्रमण का पहला शिकार होता है सिंधु और झेलम नदी के बीच शासन कर रहे राजा आम्भी का। लेकिन राजा आम्भी एक डरपोक और कायर शासक था। तो आम्भी ने सिकंदर के आक्रमण को देखते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। और न केवल आत्मसमर्पण किया बल्कि यह भी कहा कि तुम आगे आक्रमण करो। आगे का मतलब किसका साम्राज्य? पोरस का। हम तुम्हारी मदद करेंगे, यानी मदद करने का भी वचन दिया। मदद करने का वचन दिया। अब जब सिकंदर आगे बढ़ता है तो अब नदी पड़ती है कौन सी? झेलम, जिसको मैंने बताया कि उसे बितस्ता भी कहा जाता है। और बितस्ता नदी जैसे क्रॉस करता है सिकंदर, तो उस समय साम्राज्य पड़ता किसका? पोरस का। पोरस आम्भी नहीं था, उसने जमकर सिकंदर का सामना करने की रणनीति बनाई। अब पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में ही युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम झेलम नदी के प्राचीन नाम यानी बितस्ता के नाम पर इसका नाम पड़ा बितस्ता का युद्ध। तो बितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है? 326 ईसा पूर्व में पोरस और सिकंदर के बीच हो रहा है। अब इस युद्ध में पोरस पराजित होता है।
पोरस पराजित होता है, उसके बाद उसे बंदी बना लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हम इतिहासकारों की बात बताएं तो इतिहासकारों के अनुसार दो ऐसी घटनाएं घटती हैं। ये सोचिए 326, अब वो कहानी आप लोग सुने होंगे कि कौटिल्य या चाणक्य ने पशुओं को चराते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त किया था। वो वापस हो रहा था, मगध के शासक घनानंद से अपमानित होकर उसे लेकर जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। चाणक्य वहाँ शिक्षा दीक्षा दे रहा था। तो कहने का मतलब ये जो 326 ईसा पूर्व है, इस समय हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो 4 साल बाद मगध का शासक बनेगा, वो इस समय तक्षशिला में शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहा है। तो एक घटना ये होती है कि जिस समय पोरस पराजित होता है, उस समय युवा चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के कैंप में सिकंदर से मिलने जाता है और अपने लहजे में सिकंदर को चुनौती भी देता है। अब इसको हम दूसरे तरीके से सोचेंगे कि एक युवा लड़का जिसके पास अभी कोई सेना नहीं, कोई शासक नहीं, वो सिकंदर जैसे विश्वविजयी शासक को जाकर उसके कैंप में चुनौती देता है। पहली घटना याद रखिएगा। दूसरी घटना मैंने कहा कि पोरस को बंदी बना लिया गया था और बंदी बनाने के पश्चात जब उसे सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए या तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए। तो एक निर्भीक साहसी पोरस कहता है, एक विजयी राजा, विजयी कौन हुआ? सिकंदर। एक विजयी राजा जिस तरीके से पराजित शासक के साथ व्यवहार करता है वैसे करो। तो इतिहासकारों का मानना यह है कि इन दो घटनाओं से एक युवा चंद्रगुप्त की चुनौती, दूसरा एक पराजित शासक जो बंदी गृह में है उसके बावजूद भी एक बड़ी निर्भीकता के साथ कह रहा है कि एक शासक जैसा दूसरे शासक के साथ व्यवहार करता है वैसा करो। इन दोनों घटनाओं से ऐसा कहा गया कि सिकंदर की सेना के पांव उखड़ गए। और इसके पीछे एक और कारण है कि आगे यदि बढ़ेंगे तो यहाँ पर कौन था? मगध था। अगला सामना जो सिकंदर का होने वाला था वो मगध का था। हाँ, हम कह सकते हैं कि घनानंद एक अयोग्य शासक था, लेकिन वो हमारे आपके परिप्रेक्ष्य अपनी प्रजा के निगाह में था, लेकिन दुनिया में आज भी मगध ही था। वह मगध जो अन्य 15 महाजनपदों को आपस में विलय कर लिया है। तो कहने का आशय यह था कि सिकंदर की सेना को यह लगा कि जब ये छोटे छोटे स्टेट के शासक इस तरीके से चुनौती पेश कर रहे हैं तो फिर आगे जिसका सामना हमसे मगध से होना है तो फिर उससे वहाँ तो स्थिति और खराब हो सकती है। तो कहा जा गया कि इसी कारण सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मैंने अभी कहा था कि ब्यास नदी का जिक्र आएगा। तो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि सिकंदर भारत में कहां तक आया था, तो जवाब होगा ब्यास नदी तक। या आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि सिकंदर कौन सी नदी नहीं पार कर पाया था, तो वो ब्यास नदी नहीं पार कर पाया था। तो यहीं से सिकंदर भारत से वापस चला गया। बात समझ में आई? तो ये था आपके सिकंदर का आक्रमण। लेकिन हाँ, अब सिकंदर से सवाल कुछ और पूछे जाते हैं, तो जल्दी से हम 5 से 10 मिनट में उसको भी आपको बता देते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम साफ करते हैं, और आपको मैप से बेहतर भौगोलिक स्थिति उस समय की समझ में आई होगी। ठीक है, अब सवाल ये पूछा जाता है कि सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा। तो सिकंदर भारत में कुल 19 महीने रहा था, 19 माह। ये सवाल कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। तो सिकंदर भारत में कुल 19 माह रहा। इस 19 माह के दौरान उसका भारत पर आक्रमण करने का कुछ न कुछ तो प्रभाव दोस्तों अवश्य पड़ा होगा।
तो पहले प्रभाव जो पड़ा उसके विषय में एक इतिहासकार बड़े हमारे फेमस हुए हैं, विंसेंट स्मिथ, अंग्रेज इतिहासकार हैं, भारत के विषय में बहुत कुछ लिखे हैं। तो विंसेंट स्मिथ का कथन है कि सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और चला गया। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करूं, सिकंदर का विंसेंट स्मिथ कहते हैं सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और चला गया, भारत उसके प्रभाव से अछूता रहा। इनके इस कथन से दो बातें निकल कर आती हैं। एक ये कि बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा, जो संभव नहीं है। 19 महीने कोई आता है नई संस्कृति लेकर, नई सोच लेकर, नई विचारधारा लेकर, नए लोग आते हैं, तो उनका कुछ न कुछ तो प्रभाव देश पर अवश्य पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात जो हम कह रहे थे वो हाँ ये हो सकता है कि सिकंदर का भारत पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि अन्य आक्रमणकारियों का प्रभाव हुआ। अब इस 19 महीने के दौरान सिकंदर ने भारत में कुल 3 नगर बसाए थे। नंबर 1 निकया, नंबर 2 सिकंदरिया और नंबर 3 बुकेफाल। ये जो 3 नगर थे वो सिकंदर ने बसाए थे। ये जो बुकेफाल था वो सिकंदर के घोड़े का नाम था। तो सिकंदर ने भारत में एक नगर अपने घोड़े के नाम से भी बसाया था। सिकंदर के साथ भारत आने वाले विद्वानों की संख्या पूछी जाती है या नाम पूछा जाता है, तो विद्वानों कुल 3 विद्वान भी भारत आए थे। नंबर 1 निर्याकस, नंबर 2 आने सिक्विटस और नंबर 3 आरिस्टेबुलस। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाले ये 3 विद्वान थे और इन 3 विद्वानों में जो पहला निर्याकस था वो सिकंदर का नौसेनापति भी था। यानी कि सिकंदर के पास हम कह सकते हैं कि जल सेना भी थी, तभी तो वो निर्याकस को नौसेनापति बनाया। इसके पश्चात सिकंदर भारत से वापस चला गया। वापस जाते समय वो अपने द्वारा जीते गए प्रदेशों को कुल 4 भागों में बांट देता है। इस क्षेत्र को एक भाग जो मैंने बताया आंभी का था वो आंभी को दे देता है और एक भाग जो पोरस का था वो पोरस का को दे देता है। बाकी 2 भाग जो बचता है वो उसका एक भाग फिलिप को देता है। अब ये फिलिप द्वितीय उसका पिता नहीं, फिलिप उसके सेना में रहने वाला था। एक भाग फिलिप को देता है, दूसरा भाग पिथोन को। तो अब भारत से वापस जाते समय उसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया। आंभी को, पहला भाग आंभी को, दूसरा पोरस को, तीसरा फिलिप को और चौथा पिथोन को। आगे बढ़ते हैं। अब जब सिकंदर भारत से वापस जाने लगा तो उसने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया। पहली सेना जो थी वो थल सेना। तो थल सेना वह स्वयं लेकर, स्वयं मतलब सिकंदर लेकर थल मार्ग से वापस लौटा। और दूसरी जो थी वो जल सेना, जो उसका सेनापति निर्याकस जल मार्ग से वापस लौटा। लेकिन सिकंदर अपने देश नहीं पहुंच सका। ईसा पूर्व में बेबीलोन में तीव्र ज्वर या
हम फीवर बोल सकते हैं, तीव्र ज्वर के कारण 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। बात समझ में आ गई? तो सिकंदर, जिसे हम विश्व विजयी शासक की उपमा देते हैं, वो भारत में ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ सका था। उसका जो कुछ भी आक्रमण था वो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर था। ये रहा आपका पूरा डिटेल सिकंदर के आक्रमण से संबंधित। हाँ, लेकिन सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत में एक नई लिपि का आविष्कार हुआ, क्योंकि अभी तक भारत में जो लिपि प्रचलित थी, लिपि ब्राह्मी, जैसे वर्तमान की हमारी लिपि कौन सी है, भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। तो उस समय जो भाषा प्रचलन में थी वो प्राकृत भाषा थी, पाली भाषा थी, और लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। लेकिन सिकंदर के साथ यूनानी और आरमाइक लिपियों का देश में आगमन हुआ। इन दोनों लिपियों, ब्राह्मी, आरमाइक और यूनानी लिपियों के मिलने से ये भारत में एक नई लिपि, जिसको हम कहते हैं दोस्तों खरोष्ठी लिपि, का आविष्कार हुआ। लिपि का आविष्कार हुआ। तो ये यूनानियों के आक्रमण का एक प्रभाव भी था। देखिए, जब कहीं पर भी दो संस्कृतियों का मिलन होता है तो इनके रहन सहन, खान पान, लेखन शैली, बोलने की शैली, रहन सहन, ये सारी चीज़ें दूसरे को और दूसरे की पहले को ट्रांसफर होना स्वाभाविक है। तो इसलिए सिकंदर के आक्रमण का कुछ न कुछ परिणाम अवश्य पड़ा था। तो दोस्तों, ये रहा सिकंदर के आक्रमण का पूरा ब्यौरा आपके सामने। हाँ, इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि सिकंदर से जितने भी सवाल अब तक पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, इस वीडियो से आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए हम यहीं से अपनी ये वीडियो समाप्त करते हैं और अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मौर्य वंश, क्योंकि नंद वंश हम आप देख ही चुके हैं। तो चलिए ठीक है, आप समझते रहिए, पढ़ते रहिए, और बाकी और भी सब्जेक्ट्स की, इकोनॉमिक्स की भी वीडियो और या और सब्जेक्ट की वीडियो, करंट की भी हम जल्दी ही प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर